क्या आप जानते हैं कि कायदे आजम की पहली शादी किससे हुई? उन पर कातिलाना हमला करने वाला किस जमात से ताल्लुक रखता था? लंदन में तालीम के दौरान वो कितने अरसे तक एक्टिंग करते रहे? कायदे आजम किस मसलक के पैरोकार थे? उनके दिल्ली और मुंबई वाले बंगलों में अब कौन रहता है? उनकी इकलौती बेटी दीना जिन्ना की कितनी औलाद है? और वफात से पहले कायदे आजम की जुबान से जारी होने वाले आखिरी अल्फाज क्या थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मुतल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, कायदे आजम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और बहैसियत गवर्नर जनरल वो सिर्फ ₹1 माहाना तनख्वाह लिया करते थे। नंबर 2, कायदे आजम के 3 भाई और 4 बहनें थीं। भाइयों के नाम बंदे अली, अहमद अली और बच्चू भाई, जबकि बहनों के नाम रहमत बी, मरियम बी, शीरी बी और फातिमा बी थे। नंबर 3, कायदे आजम का कद 5 फीट और 11.5 इंच था। नंबर 4, कायदे आजम की पसंदीदा सिगरेट क्रेवन ए थी, जबकि उनका पसंदीदा खेल स्नूकर था। नंबर 5, कायदे आजम ने कराची में अपनी जिंदगी के 17 साल गुजारे। नंबर 6, कायदे आजम ने बम्बई से वतन नामी एक गुजराती अखबार भी जारी किया था। नंबर 7, कायदे आजम पर नाकाम कातिलाना हमला रफीक साबिर ने 1943 में बम्बई में किया था। रफीक साबिर का ताल्लुक मौलाना इनायतुल्लाह मशरिकी की खाकसार पार्टी से बताया जाता है। नंबर 8, कायदे आजम को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र तालिबे इल्म थे। उन्होंने बरतानिया से लॉ का इम्तिहान पास किया। वो महज 20 साल की उम्र में बम्बई शहर के इकलौते मुसलमान बैरिस्टर थे। नंबर 9, कायदे आजम को वकालत के साथ साथ अदाकारी का भी शौक था। यही वजह है कि उन्होंने बतौर वकील अपने करियर को छोड़कर लंदन के एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन वालिद साहब के इसरार पर जल्दी वकालत में वापस आ गए। नंबर 10, कायदे आजम ने कभी अपने फैशन और ड्रेसिंग सेंस को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने कमरा या अदालत में एक टाई कभी एक से ज्यादा बार नहीं पहनी, यहाँ तक कि उन्होंने मौत के वक्त भी अपनी बाकायदा ड्रेसिंग को बरकरार रखा। नंबर 11, कायदे आजम की पहली शादी 16 साल की उम्र में एमी बाई नामी खातून से हुई। नंबर 12, कायदे आजम की दूसरी अहलिया का नाम रतन बाई था। वाज़ेह रहे कि 19 अप्रैल 1918 को कायदे आजम रतन बाई से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। कायद की इकलौती बेटी का नाम दीना जिन्ना था। दीना जिन्ना ने अपने वालिद की ख्वाहिशात के बरक्स एक पारसी नौजवान नेविल वाडिया से शादी की। दीना वाडिया का एक ही बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम नूसली वाडिया है। नूसली वाडिया इस वक्त तक जिंदा हैं और उनका शुमार इंडिया के बड़े बिजनेसमैन में होता है। नूसली वाडिया के 2 बेटे हैं। कायदे आजम के बड़े पड़नवासे जहांगीर वाडिया अपने बाप की तरह कारोबारी शख्सियत हैं। उनकी गो एयर के नाम से प्राइवेट एयरलाइन भी है। जहांगीर वाडिया का छोटा भाई नेस वाडिया भी अरबपति बिजनेसमैन है। इंडियन प्रीमियर लीग की पंजाब किंग्स फ्रेंचाइज के मालिक नेस वाडिया हैं। नंबर 13, भारतीय सियासतदान तेज बहादुर ने एक मर्तबा कायद को बिगड़ा और शरीर बच्चा कहा था। नंबर 14, गांधी ने कायदे आजम के लिए कहा था कि उन्हें कभी खरीदा नहीं जा सकता। नंबर 15, लॉर्ड बेबल ने कायदे आजम के बारे में कहा था कि उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है। नंबर 16, कायदे आजम के खुसूसी हवाई जहाज का मॉडल वाई किंग था। नंबर 17, कायदे आजम की लहद मुबारक पर सूरह नसर कुंदा है। नंबर 18, कायदे आजम पूरी जिंदगी में कभी जज्बाती नहीं हुए, ताहम उन्होंने जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा जज्बाती होकर 3 जून 1947 को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। नंबर 19, कायदे आजम ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची को अपनी जायदाद देने की वसीयत की थी। आज़ादी के बाद कायदे आजम की हिंदुस्तान में 2 रिहाइश गाहें रह गईं। मुंबई के मालाबार हिल पर आज भी कायदे आजम का बंगला मौजूद है। दिल्ली के 10 औरंगजेब रोड पर कायदे आजम का 12 कनाल का 2 मंजिला बंगला था।
आज़ादी के बाद कायद ने इसे 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। खरीदने के बाद मालिक ने पहले इस बंगले को गंगा जल से धुलवाया, फिर मुस्लिम लीग का परचम उतार कर यहाँ तिरंगा लहरा दिया गया। इस बंगले में आजकल हॉलैंड के सफीर रहते हैं। नंबर 20, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे और उन्होंने ये जिम्मेदारी 22 दिसंबर 1947 को कबूल की। नंबर 21, कायद-ए-आज़म ने अपनी जिंदगी का आखिरी खत पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी को लिखा था। नंबर 22, कायद-ए-आज़म मौलाना शौकत अली की वफात पर मुस्तकिल 3 घंटे रोते रहे। नंबर 23, तुर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में कायद की खिदमत को सराहते हुए उनके नाम पर एक रोड भी बनाई गई है, जिसे तुर्क ज़बान में सीना सदैसी का नाम दिया गया है। नंबर 24, कायद-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज कर्नल इलाही बख्श अपनी किताब विद द कायद-ए-आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में लिखते हैं कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज जो मैंने अपने कानों से सुने वो ये थे कि मैं अब नहीं। जबकि मातरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने अपनी वफात से चंद लम्हे कबल कमज़ोर आवाज़ में जो अल्फाज दोहराए वो ये थे, फातमी खुदा हाफिज। इसके बाद उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। नंबर 25, एक मर्तबा कायद-ए-आज़म अपने बम्बई वाले घर से पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बरास्ता रेलगाड़ी दिल्ली को रवाना हुए। ऐसे में ट्रेन के डब्बे में एक मॉडर्न खातून सवार हुई। जब ट्रेन जानिबे मंजिल रवां दवां हुई तो कायद-ए-आज़म हस्बे मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि वो खूबरू हसीना कायद-ए-आज़म के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि आप मुझे 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं रेलगाड़ी की जंजीर खींचकर चीखूंगी चिल्लाऊंगी कि ये शख्स मुझे जिनसी तौर पर हरासा कर रहा है। कायद-ए-आज़म ने उस खातून की सारी बात सुन तो ली, लेकिन उसे कोई जवाब न दिया और अखबार का मुतालिया ही करते रहे। वो खातून एक बार फिर से कहने लगी कि अगर मुझे 1000 रुपए ना दिए तो जो मैंने कहा है वो कर गुजरूंगी। कायद-ए-आज़म एक बार फिर से खामोश रहे तो वह खातून उनके करीब आई और उनके बाजू को हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए एक बार फिर से वही सब कुछ कहने लगी। फिर कायद-ए-आज़म ने कमाल बसीरत का मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथों के इशारे से उसे समझाया कि मैं कुव्वत समात से महरूम हूँ और तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आई। कायद-ए-आज़म ने इशारे में उस खातून से कहा कि मुझे अपनी बात लिख कर दो। फिर उस खातून ने कागज कलम निकाला और ये लिखा कि मुझे जल्दी से 1000 रुपए दे दो, वगरना मैं तुम पर दस्त दराजी और इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। जब उन्हें उस खातून की तरफ से ये तहरीर मिली तो कायद-ए-आज़म ने फौरन ट्रेन की चेन पुल की। रेलगाड़ी का अमला वहां पहुंचा तो कायद-ए-आज़म ने सारा माजरा उनको सुनाया और बतौर सबूत उन्हें तहरीर भी दिखाई और फिर उस खातून को रेल इंतजामिया ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 26, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत का अंदाज़ा आप यूँ लगा लें कि एक कांग्रेसी लीडर ने कहा था कि अगर मुसलमान के पास 100 गांधी और हिंदुओं के पास सिर्फ एक जिन्ना होता तो क़यामत तक पाकिस्तान न बन सकता। नंबर 27, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से पहले टीबी की मुहलिक बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को कांग्रेस के लीडरान से छुपाए रखा, हालांकि उन्हें मालूम था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। मौरख लिखते हैं कि अगर गांधी, पटेल और नेहरू को कायद-ए-आज़म की बीमारी का इल्म हो जाता तो यकीनन कांग्रेसी लीडर्स तकसीम हिंदुस्तान को 6-7 माह आगे ले जाते। नंबर 28, एक बार जब वो लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, उनके एक प्रोफेसर को उनसे खास बुग़्ज़ व अनाद था। एक रोज़ लंच के वक्त कायद-ए-आज़म उन्हीं के साथ मेज़ पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर उन प्रोफेसर साहब ने फिक्रा कसा कि मिस्टर जिन्ना, तुम नहीं जानते कि खंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इस पर कायद-ए-आज़म ने पुरसुकून रहते हुए जवाब दिया कि प्रोफेसर आप परेशान ना हो, मैं उड़कर किसी और मेज़ पर चला जाऊंगा। ये जवाब सुनते ही प्रोफेसर साहब तो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अगले रोज उन्होंने कायद-ए-आज़म से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में 2 बैग पड़े हुए मिले जिनमें से एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायद-ए-आज़म ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत। जिस पर प्रोफेसर साहब ने तंजन मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाला बैग उठाता। उस पर कायद-ए-आज़म फौरन बोले, हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। नंबर 29, एक दफा रात के आखिरी पहर में वायसरॉय इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया तो वो सो रहे थे। कुछ देर बाद माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म को फोन किया तो वो जाग रहे थे और कायद-ए-आज़म ने वायसरॉय इंडिया का फोन रिसीव किया।
जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सवाल किया कि रात के इस पहर में नेहरू सो रहा था लेकिन आप जाग रहे हैं, तो कायदे आज़म ने इस मौके पर तारीखी जवाब दिया और कहा कि नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो सोया हुआ है, जबकि मेरी मुसलमान कौम अभी सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। नंबर 30, गांधी ने कायदे आज़म से पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप कहाँ बैठकर अपने आइडियाज सोचते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बागीचे में टहल रहा होता हूँ, ऐसे में सोचो विचार करता हूँ और जो मुझे बेहतर लगे वो फैसला कर लेता हूँ। ये सुनकर गांधी खामोश हो गया। तब कायदे आज़म ने पूछा, आप अपने आइडियाज कहाँ सोचते हैं? तो गांधी ने जवाब दिया कि जब मैं बैतुल खला में बैठा होता हूँ। तब मजाक में कायदे आज़म बोले, तभी तो आपके आइडियाज इतने गंदे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और जनरल काकड़ की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।